जंगल के अंधेरे में और पहाड़ों के साए में कुछ ऐसा छिपा है जो हमारे किसी बुरे सपने से भी डरावना है। कुछ ऐसी चीजें जिनकी मौजूदगी हमारी समझ से बाहर है, लेकिन उनका होना हमारे लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। आप देख रहे हैं स्ट्रेंज लॉर और आज मेरे पास 2 सच्ची एपलांचियन स्टोरीज हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द एपलांचियन हाउलर फ्रॉम समंथा सी। मैं एपलांचियन माउंटेन में एक छोटी घाटी में बड़ी हुई। हमारा घर एक मिट्टी की सड़क के आखिर में था जो अक्सर ही बारिश होते कीचड़ में बदल जाती थी, और उसके ठीक पीछे एक घना जंगल था। मेरी माँ मुझे छोड़कर चली गई थी जब मैं सिर्फ 4 साल की थी। मुझे उनके बारे में मुश्किल से याद है और मैं अपने पिता को कभी जानती ही नहीं थी। उनका नाम मेरे बर्थ सर्टिफिकेट पर भी नहीं था। मेरे दादा दादी के पास भी ज्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने ही मुझे पाला। दादाजी कोयले की खान में काम करते थे जब तक वो बीमार नहीं हो गए। फिर उसके बाद उन्होंने जो भी छोटे मोटे काम मिलते वो उन्हें करते। दादी अपने गार्डन में सब्जियां उगाती और सर्दियों के लिए कैंड फूड का इस्तेमाल करती। हम दादाजी की डिसेबिलिटी चेक्स और जो भी जानवर का शिकार कर पाते थे उस पर गुजारा करते थे। मेरी सबसे पुरानी यादों में से एक है कि दादाजी की गोद में बैठना, हम उसे लकड़ी के चूल्हे के पास होते और वो कहानियां सुनाते थे। उनके पास दर्जनों कहानियां होती, नेटिव अमेरिकन्स के बारे में स्टोरीज जो इन पहाड़ों में अंग्रेजों के आने से पहले से रहते थे। परिवार के बीच झगड़ों के बारे में कहानियां जो पीढ़ियों से चले आ रहे थे। उन क्रीचर के लेजेंड्स जो गहरी घाटियों में रहते थे जहां लोग शायद ही जाते, और ऐसा होने के अच्छे कारण थे। इन सब कहानियों में उनकी सबसे पसंदीदा थी एपलांचियन हाउलर की कहानी, द हाउलर। जब वो कहते थे तो उनकी आवाज हर बार इसे कहते हुए नीची हो जाती। यह इन पर्वतों से भी पुराना है, लोगों से पहले से यहाँ है, और हम सब के चले जाने के लंबे समय बाद भी यहीं रहेगा। फिर वो इसको डिस्क्राइब करने लगते, ये भालू और भेड़िए के बीच की कोई चीज है, वो कहते, लेकिन दोनों से बड़ा जिसकी चीख से खून जम जाता है। दादाजी के अनुसार हाउलर सिर्फ उन रातों में निकलता था जब न्यू मून होता था, यानी अमावस, और आसमान में सबसे ज्यादा अंधेरा होता था। तुम इसकी आवाज से ही इसे जान जाओगे, वो कहते। ये किसी तरह से भी किसी नेचुरल चीज के जैसा नहीं होता जैसा तुमने कभी सुना हो। अगर तुम कभी रात में बाहर हो और हाउलर को सुनो तो ध्यान से सुनो। जब तक वह चिल्लाता रहा है तुम सुरक्षित हो, लेकिन जब वो चिल्लाना रुकता है, वो इसे बोलने के लिए हमेशा रुकते थे, ये देखने के लिए कि मैं पूरे ध्यान से सुन रही हूँ। अगर चिल्लाना रुक जाता है तो मतलब ये है कि इसने तुम्हें ढूंढ लिया है। बच्ची होने के नाते मुझे वो कहानी पसंद थी। ये हमेशा मुझे रीढ़ की हड्डी तक डरा देती थी, लेकिन एक अच्छे तरीके से, जैसे कैंप फायर के चारों ओर एक अच्छी गोस्ट स्टोरी सुनकर अक्सर होता है। लेकिन दादाजी के इसे बताने के तरीके में कुछ अजीब था। उनकी आंखों में कुछ होता था जो हमेशा उनके मजाक की आवाज से मेल नहीं खाता था, और मैंने जल्द ही नोटिस किया कि दोनों दादा और दादी अमावस की रातों में अजीब तरह से बिहेव करने लगते। वो दोनों नेचर से काफी केयरफुल लोग थे। ऐसा होना ही पड़ता है इतने दूर रहते हुए, बिना किसी करीबी पड़ोसी के, और अचानक एक छोटी लड़की की देखभाल की जिम्मेवारी के साथ। लेकिन अमावस की रातों में मैं कसम खाती हूँ वो बिल्कुल घबराए हुए होते थे। दादी तालों को 2 या 3 बार चेक करती थी। दादाजी अक्सर इतनी लकड़ियां लाते जो रातों के लिए जरूरत से ज्यादा होते, और वो इस बात को लेकर सख्त होते थे कि मैं उन रातों में सूरज डूबने से पहले अंदर आ जाऊं। सिर्फ अंदर नहीं, बल्कि सारे दरवाजे बंद, सारे पर्दे खींचे हुए होने चाहिए। कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं, दादी कहती। अगर मैं शिकायत करती, ये हमेशा उनका जवाब होता जब मैं पूछती क्यों। कोई जोखिम लेने की जरूरत नहीं। मैं 8 साल की थी जब मैंने पहली बार खुद हाउलर को सुना। ये अक्टूबर के अंत का टाइम था, हैलोवीन से ठीक पहले का एक परफेक्ट टाइम। रातें लंबी हो रही थी और हवा में एक काट सी थी, जिसका मतलब था कि अब सर्दियां दूर नहीं थी। मैं बिस्तर में करीब 1 घंटे से थी। अभी पूरी नींद नहीं आई थी, बस अपनी नाइट लाइट से शैडोज को छत पर नाचते हुए देख रही थी।
पहले मुझे लगा ये हवा है। हमारे यहाँ पतझड़ में कभी कभी तेज हवाएं चलती थी, उस तरह की हवाएं जो हमारे पुराने घर की हर दरार ढूंढती और उनसे भूतों जैसी आवाज करती। लेकिन जो मैं उस रात सुन रही थी वो काफी नीची आवाज से शुरू हुआ। पहले ये सुनने में मुश्किल था, फिर ये आवाज बढ़ती गई जब तक इसने पूरी रात की आवाज को थमा नहीं दिया। ये भेड़िए या कायोटी की हाउल जैसा नहीं था, तो अगर यही तुम कल्पना कर रहे हो तो इसे दिमाग से निकाल दो। उन आवाज़ों के बारे में मैं पहाड़ों में रहने की वजह से अच्छे से जानती थी, लेकिन ये उनसे बहुत अलग थे। ये रफ और कोर्स थे, जैसे डैमेज्ड वोकल कोड वाली कोई चीज़ आवाज़ बनाने की कोशिश कर रही थी। ये आवाज़ ऊपर नीचे जाती एक पैटर्न में जो लगभग शब्दों के जैसा लग रही थी, जिन्हें मैं समझ नहीं पाती। आवाज़ से मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं बिस्तर से बाहर आ गई। इससे पहले कि मुझे एहसास होता कि मैं हिली, मैं दौड़ते हुए दादा दादी के कमरे की ओर भाग गई। मैंने उन दोनों को पहले से जागते पाया। दादी अपने बिस्तर के किनारे पर बैठी थी, अपना रोब पहने थे। दादाजी खिड़की पर पर्दों की दरार से बाहर की ओर देख रहे थे। चुप, दादी ने कहा जैसे ही मैं कोने से आई। इससे पहले कि मैं अपना मुंह खोल पाती, उन्होंने बाहें फैलाई और मैं उनमें दौड़ गई। अपना चेहरा उनके कंधे से सटा लिया। क्या है वो? मैंने पूछना शुरू किया। इसकी चिंता मत करो, उन्होंने कहा मेरे बाल सहलाते हुए। सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था वो कितनी चिंतित थे। और मैंने दादाजी की ओर देखा तो मैंने उनके चेहरे पर कुछ ऐसा देखा जो पहले कभी नहीं देखा था। वे डरे हुए थे। वो खिड़की से हटे और मेरे सामने घुटनों पर बैठे। मेरे कंधों पर हाथ रख कर बोले, मैं लिविंग रूम में थोड़ी देर बैठने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा तुम दादी के साथ यहाँ रहो। तुम सुन रही हो? मैंने सिर हिलाया और उन्होंने मेरे सिर के ऊपर किस किया और फिर वो कमरे से चले गए। 1 मिनट बाद वो अपनी शॉटगन लेकर वापस आए। वो पुराने डबल बैरल जो आमतौर पर फायरप्लेस के ऊपर लटकी रहती थी। ये कुछ ऐसा था जिसके बारे में मैं अक्सर सोचती थी कि ये ज़्यादातर सजावट थी, न कि कोई हथियार। ये वो बंदूक नहीं थी जिससे वो शिकार करते थे। दादी ने मुझे उनके बेडरूम में रखा और हमने रात वहीं बिताई। उन्होंने कहानियाँ पढ़ी और हमने कुछ डाइस गेम्स खेली, जबकि बाहर से वो डरावनी आवाज़ें जारी रहीं। ब्लेस हर हार्ट, उन्होंने मेरे लिए नॉर्मल बिहेव करने की पूरी कोशिश की, ऐसा दिखने की कि हम बस एक मज़ेदार रात बिता रहे थे। लेकिन वो खिड़की की ओर देखती रही और हर बार जब आवाज़ खास तौर पर तेज़ होती तो वो उससे चौंक जाती। मुझे याद है मैं सोच रही थी कि ये आवाज़ ऐसी थी जैसे ये किसी एक जगह से नहीं आ रही थी, ऐसा मुझे लग रहा था। कभी लगता ये करीब दीवार के ठीक बाहर से आ रही थी, दूसरी बार रिज पर ऊपर से। लेकिन ये पूरी तरह कभी नहीं रुकी जब तक कि आसमान सुबह की पहली किरण से रोशन नहीं होने लगा। अगली सुबह दादाजी अपनी आर्मचेयर में सो रहे थे, शॉटगन उनकी गोद में थी। दादी ने नाश्ते में पैनकेक्स बनाए थे जैसे ये कोई खास मौका हो, और उनमें से दोनों ने पिछली रात की आवाज़ों का जिक्र नहीं किया। जब मैंने इसके बारे में बात करने की कोशिश की, दादी ने सिर्फ कहा, डियर, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में दिन की रोशनी में बात करने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद से मैं हमेशा चांद के फेसिस पर ध्यान देने लगी थी। मैं हमेशा जानती जब अमावस आने वाली होती, और मैं हमेशा ये सुनिश्चित करती कि उन रातों में अंधेरा होने से पहले मैं अंदर आ जाऊं। कई साल बाद जब मैं 13 साल की हुई थी, किड्स और टीनेजर के बीच के अजीब फेस में दादाजी 2 साल पहले गुजर गए थे। उन्हें स्ट्रोक आया जो उनके गुजरने का कारण बना। माफ़ करना अगर मैं कुछ गलत कहूँ, लेकिन मुझे लगता है कि पुरानी खदान की नौकरी से कोई बीमा या जीवन बीमे ने दादी को घर का कर्ज चुकाने जितने पैसे दिए थे, और वहाँ से वो सोशल सिक्योरिटी ले रही थी और अपनी थोड़ी सी बचत से गुजारा कर रही थी। दादाजी के गुजरने के बाद हमने हाउलर को नहीं सुना, यहाँ तक कि इसकी बात भी नहीं की। मेरे एक हिस्से को लगने लगा था कि ये आखिरकार सिर्फ एक कहानी थी, मुझे रात में जंगल में दूर भटकने से रोकने के लिए। मेरे दिमाग का रैशनल पार्ट कहता था कि वो हाल से शायद किसी जानवर के थे,
जैसे ये शेर या भालू के हो सकते थे। और दादाजी की कहानियों ने उन्हें काफी रहस्यमय बना दिया था जितना वो असल में थे। ये बसंत का टाइम था। अप्रैल के बीच में मेरी दोस्त टैमी वीकेंड के लिए रुक रही थी। टैमी शहर में रहती थी, उन कुकी कटर घरों में से एक में, जहां पड़ोसी इतना करीब थे कि आप चीनी ले सकते हो बिना अपना यार्ड छोड़े। उसे हमारे पास में आना ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एडवेंचर हो। हमने पूरा दिन घर के पीछे जंगल की खोज में बिताया। हम डायलन के बारे में गहरी बातचीत में थे। क्लास का एक लड़का जिस पर हम दोनों को क्रश था। टैमी को यकीन था कि वो मुझे पसंद करता था और मुझे यकीन था कि वो उसमें इंटरेस्टेड था, और हम घंटों तक उसी जैसी चीज़ों पर बहस करते रहे। ये तब तक जारी रहा जब तक मैंने रोशनी बदलना नोटिस नहीं किया। शैडोज लंबी हो गई थी, जिससे मुझे एहसास हुआ कि कितनी देर हो गई थी। हमें वापस जाना चाहिए, मैंने कहा और खड़ी हो गई, जीन्स से मिट्टी झाड़ते हुए। टैमी ने ऊपर देखा, पेड़ों की छतरी से आसमान को आग सिकोड़कर देखते हुए। ये इतनी देर नहीं हुई, सूरज अभी ऊपर है, उसने कहा। हाँ, लेकिन अगर हम अभी नहीं गए तो घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो जाएगा। उसने आंख घुमाई लेकिन फिर भी उठ गई और हमने क्रीक के साथ वापस आना शुरू किया। हम धीरे धीरे चल रहे थे, अभी भी डायलन और उसके नए हेयर कट के बारे में बात करते हुए कि वो लियोनार्डो डिकैप्रियो जैसा लगता है या नहीं। हम शायद घर आने के आधे रास्ते पर थे जब मैंने एक आवाज़ सुनी जो मैंने करीब 5 साल में नहीं सुनी थी। एक आवाज़ जो मैं तुरंत पहचान गई, पहले नीची और फटी हुई जो फिर बढ़ती गई, कुछ ऐसा जिसने मेरी गर्दन के पीछे के बालों को खड़ा कर दिया। मैं अपनी जगह पर रुक गई, मेरी पल्स तेज हो गई। क्या हुआ? टैमी ने पूछा। फिर वो चिल्लाने की आवाज़ फिर से आई। मुझे याद है जिस तरह उसने सिर घुमाया इसे सुनने के लिए। ये क्या है? ये किसी बड़ी बिल्ली के जैसा लगता है। टैमी, हमें दौड़ना चाहिए, मैंने कहा, और मैंने उसकी बाँह पकड़ी जैसे अभी ही हमें घर वापस पहुंचना होगा। टैमी हंसी और मेरा हाथ झटक दिया। क्या तुम सीरियस हो? ये सिर्फ कोई जानवर है, शायद हीट में कोई कुगर। ये कुगर नहीं है, मैंने समझाया, लेकिन जैसे ही ये वर्ड मेरे मुंह से निकले मुझे शक महसूस हुआ। शायद वो सिर्फ एक माउंटेन लायन था, शायद दादाजी की कहानियाँ और मेरी अपने बचपन के डर ने आम जानवरों की आवाज़ को कुछ खास बना दिया था। फिर वो चिल्लाने की आवाज़ आई। ये अब करीब से आ रही थी और टैमी ने अपनी आईब्रो उठाई। देखो, ये सिर्फ कोई वाइल्ड कैट है, उसने कहा, और जिस तरह उसने कहा, इतना कॉन्फिडेंट, इतना डिमिसिव, इससे मुझे डरने के लिए मूर्ख सा महसूस होने लगा। हाँ शायद, मैंने कहा थोड़े ढीले पड़ते हुए, लेकिन फिर भी हमें वापस जाना चाहिए। दादी जी सोच रही होंगी हम कहाँ हैं। हम फिर चलने लगे, पहले से तेज, लेकिन अभी भी नहीं दौड़े। मेरा एक हिस्सा अभी भी उस आवाज को सुन रहा था, इसे अपनी याद से कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था। क्या ये सच में वही थी या कुछ ऐसा जिसे मैंने पहले से अपने दिमाग में बना लिया था। हम जंगल के किनारे के करीब थे, शायद घर से 1/4 मील दूर, जब चिल्लाने की आवाज रुक गई। मुझे वो खामोशी महसूस हुई जैसे मेरी पीठ पर कोई वजन हो। उसी समय जंगल शांत हो गया, सिर्फ पूरी खामोशी जहां शोर होना चाहिए था। मैंने धीरे से कहा, हमें अब दौड़ना चाहिए। उसने शायद मेरी आवाज में कुछ सुना, क्योंकि इस बार वो बहस नहीं कर रही थी। हमने रास्ते पर भागना शुरू कर दिया। कम होती रोशनी से पैर रखने की जगह देखना मुश्किल हो रहा था। हम करीब 50 यार्ड दूर गए थे जब कुछ हमारे पीछे जमीन पर एकदम से उतरा, इतना भारी कि इससे मेरी हड्डियां कांप गई थी। हम रुक गए, फिर धीरे पीछे मुड़े। हमारे पीछे के रास्ते पर अंधेरा था, सिर के ऊपर पेड़ों ने आसमान से बची थोड़ी बहुत रोशनी भी रोक दी थी, लेकिन मुझे कुछ सांस लेते हुए सुनाई दे रहा था, काफी गहरी और भारी सांसें। दौड़ो, मैंने फुसफुसाया, और इस बार टैमी को कोई मनाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम उस रास्ते पर दौड़ने लगे। मुझे हमारे पीछे कुछ सुनाई दे रहा था जो किसी इंसान से तेज दौड़ रहा था, और मुझे पता था कि हम मुसीबत में थे। कुछ ही पलों में हम ट्री लाइन से बाहर निकले और मुझे अपना घर दूर दिखा।
किचन विंडो में वार्म येलो लाइट की रोशनी चमक रही थी। जैसे हम पेड़ों के कवर से बाहर निकले, एक बंदूक की आवाज ने हवा चीर दी। एक पेड़ से छाल का टुकड़ा फटा। जहां हम खड़े थे ये वहां से 3 फीट से ज्यादा दूर नहीं था। मैं चीखी, एक पल के लिए सोचकर कि जो हमारा पीछा कर रहा था उसके पास कोई हथियार था। लेकिन फिर मैंने दादी को यार्ड में खड़े देखा। वो दादाजी की शॉटगन पकड़े और निशाना लगा रही थी। दौड़ो, वो चिल्ला रही थी, अब घर की ओर। हम अपनी जान बचाने जैसे दौड़े, क्योंकि उस पल मुझे सच में यकीन था कि वो उस पर डिपेंड करती थी। हम पोर्च पर पहुंचे और दादी वहां थी। हमें पकड़कर दरवाजे से अंदर धकेलते हुए अंदर आ गईं। फिर उन्होंने हमारे पीछे दरवाजा बंद किया और डेड बोल्ट लगा दिया। तुम क्या सोच रही थी? उन्होंने गुस्से में कहा। मुझे याद है उनका चेहरा कितना पीला था। उनके हाथ दीवार से शॉटगन टिकाते हुए कांप रहे थे। इतनी देर बाहर तक होना, वो भी आज की रात। सॉरी, मैं हाफी। मैं सांस लेने की कोशिश कर रही थी। हमें टाइम का ध्यान नहीं रहा। मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये अमावस है। दादी ने एक पल के लिए आंखें बंद की, गहरी सांस ली। जब उन्होंने फिर खोली, वो शांत लग रही थी। तुम अब सुरक्षित हो, ये मायने रखता है। टेमी हम दोनों के बीच देख रही थी, कंफ्यूज और अभी भी डरी हुई थी। क्या हो रहा है? वो क्या था? दादी ने उसे लंबे समय तक देखा, फिर आह भरी। मेरे साथ आओ, चलो कहीं ज्यादा आरामदायक जगह बैठते हैं। मैं हॉट चॉकलेट बनाऊंगी और हम बात करेंगे। हम दादी के बेडरूम में गए, ठीक उस रात की तरह जो सालों पहले की थी। जल्दी ही वो हॉट चॉकलेट और कुकीज लेकर आईं और हम उनके बिस्तर पर बैठे, जबकि वो रॉकिंग चेयर पर बैठी थी। तुम्हें दादाजी जो हॉलर के बारे में बताते थे, उन्होंने कहा मेरी ओर देखते हुए। ये कहानी नहीं थी, मैं जानती हूँ, मैंने धीरे से कहा। क्या हॉलर? टेमी ने पूछा। तो मैंने खुद उसे याद से कहानी सुनाई, जिस तरह दादा ने मुझे सालों पहले सुनाई थी, कि ये सिर्फ सबसे अंधेरी रातों में निकलता था। कैसे इसकी हाउल्स चेतावनी थी और कैसे खामोशी का मतलब था खतरा। वो बाहर था? टेमी ने पूछा जब मैंने कहानी खत्म की। वो हमारा पीछा कर रहा था, दादी ने सिर हिलाया। मैंने इन पहाड़ों में पूरी जिंदगी रही हूँ और मैंने इसे सिर्फ 2 बार देखा है। एक बार जब मैं तुम्हारी उम्र की थी और आज रात फिर से। आपने इसे आज रात देखा? मैंने पूछा। बस एक झलक, उन्होंने कहा। जब तुम लड़कियां पेड़ों से बाहर निकली, मैंने तुम्हारे ठीक पीछे कुछ देखा। ये बड़ा था, बालों से ढका था, एक ऐसे तरह से चल रहा था जैसे कोई नेचुरल जीव नहीं चलता। उन्होंने सिर हिलाया, समझाते हुए कि उन्हें इस पर गोली चलाई, लेकिन मिस की। और कैसे वो इतनी घबराई और चिंतित थी एक पल के लिए कि शायद उन्होंने हमें गोली मार दी होती। लेकिन सौभाग्य से ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन इससे वो चीज डर कर भाग गई। 1 घंटे के अंदर चिल्लाने की आवाजें फिर से शुरू हो गई। पहले दूर, फिर हमारी प्रॉपर्टी के एरिया के चारों ओर घूमते हुए लग रही थी। हम देर रात तक जागते रहे, डाइस गेम खेलते हुए बेशक, और बातें करते हुए, ऐसे प्रिटेंड करते हुए कि हम आवाज नहीं सुन रहे थे। अगली सुबह टेमी के माता पिता उसे लेने आए, जैसा प्लान था। मुझे डर था कि वो उसके बाद वापस नहीं आएगी, लेकिन जाते हुए उसने झुककर कुछ फुसफुसाया। ये मेरी अब तक की सबसे एडवेंचरस स्लीप ओवर थी। मैं स्कूल में सबको बताने का इंतजार कैसे करूं? मत करो, वो सोचेंगे हम पागल हैं, मैंने उससे कहा। वो मुस्कुराई। फिर ये हमारा राज रहेगा। वैसे मैं फिर से आना चाहती हूँ, लेकिन शायद अमावस पर नहीं, पर मैं वापस आऊंगी। उस रात के बाद दादी ने एक नया रूल बनाया। अमावस के दिनों में दोपहर 4 बजे के बाद बाहर नहीं जाना। इस पर कोई एक्सेप्शन नहीं थी। मैंने इस पर सवाल नहीं किया। आज भी मैं प्लान बनाने से पहले चांद के फेस को चेक कर लेती हूँ। पुरानी आदतें मुश्किल से जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है, लेकिन ये जंगल में मरने से बेहतर है। अगर तुम जानते हो, हाई स्कूल के बाद मुझे शहर में नौकरी मिल गई थी और मैं घर सिर्फ छोटी विजिट के लिए वापस लौटती हूँ। जब भी मैं वापस जाती हूँ, मैं उस घुमावदार सड़कों पर ड्राइव करती हूँ जहाँ मैं बड़ी हुई और पेड़ों पर अच्छी नज़र रखती हूँ, चाहे दिन हो या रात।
स्नेलीगैस्टर फ्रॉम अर्थशेक क्रू। मेरी पत्नी और मैंने 2010 में साथ में शिकार शुरू किया। शादी के 1 साल बाद हम दोनों रूरल वर्जीनिया से हैं। उन परिवारों में बड़े हुए जहां शिकार लाइफ का हिस्सा था। हर पतझड़ में हम काम से 1 हफ्ते छुट्टी लेते और एपलांचियन पर्वतों में हिरन के शिकार के मौसम के लिए जाते। हमारे पास एक छोटा कैबिन था जो हम अर्ल नाम के एक बुजुर्ग से किराए पर लेते थे। मुझे लगता है कि हम उन्हें पसंद थे क्योंकि वो हमसे नामात्र सा किराया लेते थे, बेशर्ते हम अगले साल वापस आने पर उन्हें कुछ वेंसन जर्की ला दें। वो एक अच्छे इंसान थे। सालों में हमारे पास ढेर सारी नॉर्मल हंटिंग ट्रिप्स थे, कुछ सफल लेकिन दूसरी नहीं। लेकिन इनमें से 2 ट्रिप्स अजीब थे, एक 2014 में और दूसरी 2019 में, जिन्हें मैं अभी भी समझ नहीं पाया। पहली घटना जिसके बारे में मैं बात करूंगा नवंबर 2014 में हुई। हम कैबिन में 3 दिन से थे, बिना किसी किस्मत के एक अच्छा शिकार भी देखा नहीं था। चौथी सुबह हमने फैसला किया कि अपनी सामान्य जगह से करीब 2 मील उत्तर में एक नई जगह आजमाएं। जंगल का ये हिस्सा अलग था, इसमें पुराने पेड़ थे, घनी झाड़ियां और ये अजीब तरीके से शांत था। हम सूरज के निकलने के ठीक बाद अपनी ब्लाइंड में करीब 3 घंटे से थे जब हवा अचानक बदल गई। ये बताना मुश्किल है कि कैसे, जब तक तुमने इसे एक्सपीरियंस ना किया हो, लेकिन मुझे लगता है दूसरे शिकारी इसे समझेंगे। लगा जैसे तापमान सेकंड्स में 10 डिग्री गिर चुका था और हवा में दबाव था जैसे तूफान आने वाला हो। मुझे याद है मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और देखा कि ये भी उसे महसूस कर रही थी। मैंने उससे पूछा क्या हमें वापस जाना चाहिए और उसने सिर हिलाया। जैसे ही हम अपना सामान पैक कर रहे थे, हमें एक आवाज़ सुनाई दी जो मैंने उन जंगलों में पहले कभी नहीं सुनी थी। ये ना हिरन की थी, ना भालू की, ना ही बॉबकैट की। ये काफ़ी हाई पिच वाली थी जो मुझे मेटल के मेटल से रगड़ने जैसी याद दिला रही थी, और ये पेड़ों के बीच अच्छे से गूंज रही थी। मेरी पत्नी ने मेरी बाजू पकड़ी और हमारे सामने करीब 200 यार्ड दूर एक किनारे की ओर इशारा किया। वहां हमने कुछ पेड़ों की लाइन में घूमते देखा। मुझे लगा ये इंसान है क्योंकि ये 2 पैरों पर सीधा चल रहा था, लेकिन इसके चलने का तरीका सही नहीं था। ये एक तरह से रोबोटिक था और किसी के लिए बहुत तेज, जो उस उबड़ खाबड़ इलाके में चल रहा हो। हमने इसे सिर्फ करीब 10 सेकंड देखा, इससे पहले कि ये पेड़ों में गायब हो गया। ये बड़ा भी था, इंसान से लंबा, और हमने देखा कि इस चीज के पंख जैसा कुछ लगा था और उसके पंखों का फैलाव करीब 15 फीट था। ये पंख फैदर वाले नहीं थे बल्कि चमड़ेदार थे, चमगादड़ जैसे ज्यादा लग रहे थे। इसके शरीर का रंग गहरा था, या तो काला या गहरा हरा, शैडोज में, और उसे दूरी से बताना मुश्किल था। हम ज्यादा देर नहीं रुके, हमने अपना सामान पकड़ा और जितना तेजी से हो सके बिना दौड़े वहां से निकल गए। कैबिन वापस आते वक्त पूरे रास्ते हमें वो मेटल जैसी आवाज सुनाई देती रही, हमेशा अलग दिशा से आती लगती थी। मुझे लगा जैसे हमें घेरा जा रहा हो। जब हम कैबिन वापस पहुंचे, हमने जो देखा उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की। मैंने सुझाया कि ये कोई बड़ा शिकारी पक्षी था, शायद ईगल, जो एंगल या रोशनी की वजह से बड़ा लग रहा था। मेरी पत्नी को लगा ये हैंड ग्लाइडर हो सकता था, हालांकि हम दोनों जानते थे कि आसपास कोई लॉन्चिंग साइट नहीं थी। लेकिन हम ये मानना नहीं चाहते थे कि सब कितना गलत लग रहा था। उस रात अर्ल कैबिन पर कुछ लकड़ियां छोड़ने आए। मेरी पत्नी ने जो हमने देखा उसके बारे में बात की, इससे जितना हो सके कैजुअल रखने की कोशिश की। अर्ल बिल्कुल शांत हो गए, फिर पूछा कि हमने इसे ठीक कहाँ देखा। जब हमने बताया तो उन्होंने कहा कि उस इलाके में अजीब साइटिंग्स इतिहास में 100 साल से ज्यादा पुराने समय से हो रही थी। स्थानीय लोग वहां के इस जीव को स्नेलीगास्टर कहते हैं। उनके अनुसार ये आधा रेप्टाइल आधा पक्षी बताया गया है, जिसमें टेंटिकल्स हैं और कभी कभी मेटल जैसे दिखने वाले हिस्से होते हैं। मुझे लगा अर्ल हमें डरा रहा था, पुरानी लोक कथा सुना रहा था, लेकिन जिस तरह उन्होंने आवाज को डिस्क्राइब किया जो ये बनाता है, वो मेटल के साथ खिसने जैसी होती है। ये ठीक वही थी जो हमने सुनी थी
और वो वाकई चिंतित लग रहे थे। उन्होंने हमें सुजेस्ट किया कि उस जंगल के हिस्से से दूर रहें, खासकर सुबह और शाम के वक्त। हमने अपना ट्रिप बिना किसी घटना के खत्म किया। अल द्वारा बताए गए सेफ हंटिंग ग्राउंड्स में शिकार के लिए चिपके रहे। वहां हमने कुछ असामान्य नहीं देखा, न ही उस सीजन के बाकी के समय में। आखिरकार हमने खुद को समझा लिया कि ये कोई बड़ा पक्षी था। शायद स्ट्रेस और पुअर विजिबिलिटी के साथ मिलने के कारण हमने इसे दिमाग में डरावना बना लिया था। अब इस बात को 5 साल बीत गए थे। हम हर मौसम में उन जंगलों में वापस गए, लेकिन उत्तरी इलाके से बचे जहां हमारा अजीब एक्सपीरियंस हुआ था। मेरा एक हिस्सा इसे ज्यादातर भूल गया था। इसे उन अजीब अनुभवों में फाइल कर दिया था जो समझे नहीं जा सकते, लेकिन जिसके बारे में ज्यादा सोचा नहीं जाता। फिर नवंबर 2019 आया। ये ट्रिप का आखिरी दिन था और हमारा ट्रिप काफी अच्छा जा रहा था। हमने इस बार 2 हिरणों का शिकार किया था। हमने फैसला किया कि घर जाने से पहले सुबह जल्दी निकलकर एक और बार अपना लक आजमाएं। हम कैबिन से बाहर 1 मील पूर्व में एक जगह गए, एक इलाका जो हम अच्छे से जानते थे। सुबह धुंध भरी थी और विजिबिलिटी ज्यादा से ज्यादा 50 यार्ड थी। हम अपनी ब्लाइंड में करीब 1 घंटे से थे जब हमें आगे करीब 40 यार्ड दूर एक झाड़ियों से सरसराहट सुनाई दी। मैंने अपनी राइफल उठाई, उम्मीद में कि झाड़ियों से हिरन निकलेगा, लेकिन जो बाहर निकला वो हिरन नहीं था। ये आकार में काले भालू जितना था, लेकिन समानताएं वही खत्म हो गई। इसकी लंबी गर्दन थी और जो मैंने पहले सिर समझा वो चोंच जैसा ज्यादा लग रहा था। ध्यान रहे, पक्षी की चोंच जैसी चोंच नहीं, बल्कि कुछ सख्त, कुछ मेटल के जैसा चमकदार। जिस तरह से ये धुंध से छनकर आती थोड़ी धूप को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इस क्रीचर के 4 पैर थे जो मोटे और शक्तिशाली लगते थे, लेकिन वो अजीब तरीके से मुड़े थे, किसी मैमल के बजाय एक रेप्टाइल के जैसे ज्यादा। इसकी सबसे अजीब विशेषता थी इसके कंधों से निकलते टेंटिकल्स या मोटी लटाएं जैसे लग रहे थे। कम से करीब ये 6 थे जो लगातार हिल रहे थे, जैसे हवा को चेक कर रहा हो। मेरी पत्नी और मैं वहीं थम गए। हमने बात नहीं की और हिले भी नहीं। हम मुश्किल से सांस ले पा रहे थे। ये क्रीचर हमें अजीब लग रहा था। ये जमीन को स्कैन कर रहा था जैसे कुछ नया ढूंढ रहा हो, और हमने फैसला किया कि इसे वैसे ही रखें। हमें जो लगा एक काफी लंबा समय था, लेकिन सिर्फ 30 सेकंड ही गुजरे थे। इसने वही मेटल के रगड़ने की आवाज की जो हमने 5 साल पहले सुनी थी, लेकिन ये नरम थी जैसे ये खुद से बात कर रहा हो। लेकिन फिर ये तेजी से ऊपर देखा, सीधे हमारे ब्लाइंड की ओर। मुझे यकीन है ये हमें देख नहीं सकता था। हम अच्छे से छिपे थे और हवा के नीचे थे, लेकिन लगा जैसे इसने कुछ महसूस किया। मेरी पत्नी ने धीरे से अपना फोन उठाया, फोटो लेने की कोशिश की। हलचल थोड़ी थी, मुश्किल से देखने लायक, लेकिन उस क्रीचर ने तुरंत रिएक्ट किया। ये अपने पिछले पैरों पर उठा, सबसे ऊंचे पॉइंट पर करीब 8 फीट लंबा था, और उन पंखों को फैलाया, लेकिन वो पक्षी जैसे नहीं थे। वो चमगादड़ या फिल्मों के ड्रैगन जैसे ज्यादा थे, चमड़ेदार और पसलियों वाले। इसने फिर चीखा, इतना तेज कि मेरे कानों को दर्द हुआ। फिर ये धुंध में आगे झपटा, थैंकफुली हमारी ओर नहीं, लेकिन हमारी पोजीशन के पैरेलल में ही। ये बहुत तेजी से मूव कर रहा था, जैसे ये ग्लाइड कर रहा हो, और ये धुंध में गायब हो गया। हम में से किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। इससे पहले कि कैबिन वापस जाने का फैसला किया, हम पूरे रास्ते हम पेड़ों और आसमान को स्कैन करते रहे, उम्मीद में कि इसे फिर से देखेंगे, लेकिन कुछ नहीं था। जब हम वापस पहुंचे, मेरी पत्नी ने अपना फोन चेक किया, उम्मीद में कि फोटो ले ली हो, लेकिन नहीं, उसने बटन कभी दबाया ही नहीं। शायद इतनी डरी थी कि भूल गई थी कि इसे दबाया या नहीं। हमने सामान पैक किया और जल्दी निकल गए। अल को अलविदा कहने का इंतजार भी नहीं किया। घर की ड्राइव पर हमने आखिरकार जो देखा उसके बारे में बात की। हमने आखिरकार माना कि ये लोकल के स्नेलिगास्टर के डिस्क्रिप्शन से मेल खाता था, बर्ड और रेप्टाइल के फीचर का मिक्स। मेरी पत्नी जितना हम दूर जाते गए उतना इससे फैसिनेट हो गई, तो उसने कुछ रिसर्च की। स्नेलिगास्टर 1700 से 1700 के दशक से एपलांचियन लोक कथाओं का हिस्सा था।
इसकी रिपोर्ट्स 1900 के दशक की शुरुआत में पीक पर पहुंची, जब स्थानीय अखबारों ने इसकी साइटिंग्स की कहानियां छापी थी। लेजेंड्स के अनुसार इसमें ऑक्टोपस जैसे टेंटिकल्स, तेज दांत और कभी कभी मेटल जैसी चमकदार चोंच होती है। ये कहा जाता है कि इसकी चीखती आवाज मेटल के रगड़ने जैसी होती है और ये एनिमल्स और लोगों का शिकार करता है। ज्यादातर डिस्क्रिप्शन इसके चमड़ेदार पंखों वाले बताए जाते हैं, जिनका फैलाव 25 फीट तक हो सकता है। कुछ तो दावा करते हैं कि इसके माथे के बीच में एक आंख होती है, हालांकि वो ऐसा कुछ था जिसे हमने देखा उससे कंफर्म नहीं कर सके। जो चीज़ मुझे परेशान करती है वो थी कि हमारी दोनों साइटिंग्स की समानता, जो 5 सालों में अलग अलग 2 बार हुई थी। दोनों बार इस क्रीचर में वही डिस्टिंक्ट फीचर थे और वही अनकॉमन आवाज़ थी। दोनों बार लगा जैसे ये कुछ ढूंढ रहा था। मुझे नहीं पता कि हमने जो देखा वो सच में लेजेंडरी स्नेलिगास्टर था या कोई अनडिस्कवर्ड स्पीसीज, लेकिन ये किसी नोन जानवर से मेल नहीं खाता जहाँ तक मुझे पता है। और बाहर लोग अभी भी समय समय पर इसे देखने की रिपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये स्टोरीज कैसी लगी? अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आई तो इन्हें लाइक और शेयर जरूर करें और इसी तरह की और स्टोरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं ऐसी ही और स्टोरीज के साथ अगली वीडियो में।